डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास में आज सोशल स्टडी में हिस्ट्री पार्ट में हमारा जो चैप्टर चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस, उसमें हमारी आज की क्लास के जो टॉपिक होंगे वो इस प्रकार होंगे। द राइन ऑफ टेरर, आतंकराज, डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। डायरेक्टरी रूल्स के अंतर्गत फ्रांस किस प्रकार जो है वो शासित होता है वो हम देखेंगे। डिड वुमेन हैव ए रिवॉल्यूशंस, क्या वुमेन्स के लिए भी रिवॉल्यूशंस हुई थी, ये हम आज की क्लास में हम देखेंगे। तो देखते हैं, हमारे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। द रेन ऑफ टेरर, आतंकराज। आतंकराज किस प्रकार था ये हम डिस्कस करते हैं। द पीरियड फ्रॉम 1793 to 1794 is referred to as the reign of terror। 1793 से 1794 तक के पीरियड को आतंक का युग कहा जाता है। Robespierre followed a policy of severe control and punishment। रोबेस्पियर ने नियंत्रण और दंड की पॉलिसी को अपनाया। उसने जो पॉलिसी अपनाई थी वो कंट्रोल एंड पनिशमेंट की थी। तो रोबेस्पियर ने कंट्रोल एंड पनिशमेंट की पॉलिसी को फॉलो किया। ऑल दोज whom he saw as being enemies of the republic, उसके हिसाब से रिपब्लिक के जो भी एनिमी थे, एक्स नोबल्स एंड क्लर्जी, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी हु डिड नॉट एग्री विद हिज मेथड्स, उनमें प्रमुख थे एक्स नोबल्स एंड क्लर्जी यानी कुलीन लोग, और जो पादरी लोग थे, क्लर्जी जो सेक्शंस था वो उसकी नज़र में एनिमे थे। मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स, और इसके अलावा इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी, यहाँ तक कि उसकी ऑन पार्टी के मेंबर हु डिड नॉट एग्री विद हिज मेथड्स, जो उसकी कार्यशैली से असहमति रखते थे, वो भी उसके एनिमी थे। वर अरेस्टेड, उनको अरेस्टेड कर लिया गया। इम्प्रिजन्ड, और इम्प्रिजन में डाल दिया गया। एंड देन ट्राइड बाय ए रिवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल, और एक क्रांतिकारी न्यायालय के द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो दे वर गिलोटिन्ड, उनको गिलोटिन पर चढ़ाकर उनको एक्सक्यूटेड कर दिया जाता था। यानी गिलोटिन जो है उस समय में सजा देने वाला एक इंस्ट्रूमेंट था, तो उसको हम गिलोटिन कहते हैं, गिलोटिन कर दिया जाता था। द गिलोटिन इज ए डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 poles। गिलोटिन 2 खंभों के बीच लटकने वाली मशीन थी। 2 खंभे होते थे, उसके बीच में जो है ये लटकने वाली जो है एक डिवाइस होती थी। एंड अ ब्लेड विद विच ए पर्सन इज बी हेडेड, जिस पर अपराधी का सिर रखकर उसको धड़ से अलग कर दिया जाता था। तो सिर को कलम करने का एक डिवाइस था गिलोटिन। तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उसको एक्सक्यूटेड कर दिया जाता था। इट वाज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गिलोटिन हु इन्वेंटेड इट। इस मशीन का नाम
इसका जो आविष्कार किया था डॉक्टर गिलोटिन, उसके नाम पर रखा गया। रोबेस्पियर्स गवर्नमेंट इश्यूड लॉ प्लेसिंग a maximum ceiling on wages and prices। रोबेस्पियर गवर्नमेंट ने लॉ बनाकर मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। मीट एंड ब्रेड वर राशनड। मीट और ब्रेड की राशनिंग कर दी गई, यानी राशन की शॉप पर ये चीजें मिलती थी। Peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it at prices fixed by the government। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर गवर्नमेंट के द्वारा तय की गई कीमत पर बेचने के लिए फोर्स किया गया। The use of more expensive white flour was forbidden। अपेक्षाकृत महंगे सफेद आटे के इस्तेमाल के ऊपर फोरबिडन कर दिया गया, यानी रोक लगा दी गई। All citizens were required to eat the plain equality bread। सभी सिटीजन्स के लिए जो गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी, इक्वल ब्रेड जो है वो सबके लिए लागू कर दी गई। समता रोटी खाना जो है सबके लिए कंपल्सरी कर दिया गया। A loaf made of whole wheat equality was also sought to be practiced through forms of speech and address। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का व्यवहार या आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। Instead of the traditional monsieur and madam, all French men and women were henceforth citoyen and citoyenne citizens। ट्रेडिशनल मॉन्शूर, मॉन्शूर का मतलब हमारे यहाँ महाशय बोलते हैं, मान्यवर बोलते हैं, तो वहाँ पर जो है उनको मॉन्शूर और मदाम लेडीज के लिए, मैडम के लिए जो है मदाम और मेल के लिए मॉन्शूर के स्थान पर जो अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों और महिलाओं को सिटोयन, एक तो सिटोयन कहा गया, सिटीजन्स के लिए जो है सिटोयन और सिटोयन नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चेज वर शट डाउन, चर्च को बंद कर दिया गया। एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेस, और उनके भवनों को या तो बैरक बना दिए गए या ऑफिस बना दिए गए। रोबेस्पियर pursued his policies so relentlessly that even his supporters began to demand moderation। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके सपोर्टर भी जो है वो परेशान हो गए, वो त्राई त्राई करने लगे। Finally, he was convicted by a court in July 1794। और आखिर में जुलाई 1794 में कोर्ट के द्वारा उसको दोषी ठहराया गया, अरेस्टेड, गिरफ्तार किया गया, एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू द गिलोटिन,
और अगले ही दिन उसे गिलोटिन के ऊपर चढ़ा दिया गया। नेक्स्ट है डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। डायरेक्टरी शासित फ्रांस। डायरेक्टरी के अंडर में किस प्रकार फ्रांस जो है वो शासित था, शासन कर रहा था। द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्थियर मिडिल क्लासेस टू सीज पावर। जैकोबिन गवर्नमेंट के डाउन होने के बाद मिडिल क्लास के संपन्न सेक्शंस के पास सत्ता आ गई। जो मिडिल क्लास थे, वेल्थियर, जो संपन्न मिडिल क्लास थी, उन्होंने पावर को सीज कर लिया जैकोबिन गवर्नमेंट के जाने के बाद में। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस। एक नए संविधान को इंट्रोड्यूस किया गया विच डेनिड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। नए कॉन्स्टिट्यूशंस के तहत जिनके पास में संपत्ति नहीं होती थी, उन सेक्शंस को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। इस कॉन्स्टिट्यूशंस में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो है प्रोवाइडेड करवाई गई। These then appointed a directory and executive made up of 5 members। तो इस संविधान में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स चुनने का प्रावधान था, इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरी को नियुक्त किया। दिस वाज मेंट एज ए सेफगार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन ए वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन्स। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई। जो जैकोबिनों के काल में जो वन कंसंट्रेट ऑफ पावर इन वन मैन वाली जो कार्यपालिका थी, उससे बचने की कोशिश की गई। हाउएवर, लेकिन द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैशेस विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता था। Who then sought to dismiss them। और तब जो काउंसिल होती थी उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती थी। The political instability of the directory paved the way for the rise of military director नेपोलियन बोनापार्ट। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता से सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग जो है वो प्रशस्त हो गया। दो ऑल दीज चेंज इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, ऑफ इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड ऑफ फ्रेटर्निटी remained inspiring ideals that motivated political movements in France and the rest of Europe during the following century. Though all these changes in the form of government, सरकार के फॉर्म्स में इन सभी परिवर्तनों के दौरान the ideals of freedom, स्वतंत्रता, of equality before the law, विधि सम्मत समानता यानी लॉ के बिफोर इक्विलिटी, कानून के सम्मत सबकी समानता, एंड ऑफ फ्रेटर्निटी, इसके अलावा भाईचारा, बंधुत्व, ये आइडियल
बने रहे एंड ऑफ फ्रेटर्निटी रिमेंड एंड इंस्पायरिंग आइडियल्स, ये आइडियल्स बने रहे दैट मोटिवेटेड पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन फ्रांस। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि यूरोप के पॉलिटिकल मूवमेंट्स को भी इन्होंने प्रेरित किया। डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन, क्या महिलाओं के लिए भी रिवॉल्यूशंस हुई? फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वुमेन वर एक्टिव participants in the events which brought about so many important changes in French society. वोमेन्स शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली एक्टिविटीज़ में एक्टिव रूप से शामिल थी। They hoped that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives. They hoped, उन्हें ये होप थी that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives. उन्हें ये होप थी कि उनकी भागीदारी रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट को उनका जीवन सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए जो है प्रेशराइज करेगी, प्रेरित करेगी। मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू वर्क फॉर ए लिविंग, तीसरे एस्टेट्स की अधिकांश महिलाएं जीवन निर्वाह के लिए काम करती थी। जो तीसरे स्टेट्स की जो वुमेन्स थी वो वर्क फॉर ए लिविंग, लिविंग के लिए वर्क करती थी। द वर्क एज सीमस्ट्रेसेस और लॉन्ड्रेसेस, वो क्या करती थी? वो सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई वगैरह करती थी। शॉल्ड फ्लावर्स, बाजार में फूल बेचती थी, फ्रूट्स फल बेचती थी। एंड वेजिटेबल्स एट द मार्केट, फ्लावर फ्रूट्स वेजिटेबल्स बेचती थी। और वर एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स इन द हाउस ऑफ प्रॉस्पेरस पीपल। और इसके अलावा घरों में घरेलू काम करती थी। Most women did not have access to education, तो अधिकांश महिलाएं जो थी वो उनको पढ़ाई लिखाई का मौका नहीं मिला था। Most of did not have access to education और जॉब ट्रेनिंग। इसके अलावा जॉब ट्रेनिंग या एजुकेशन के मौके इनको प्राप्त नहीं हुए थे। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स और वेल्थियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट कुड स्टडी एट ए कॉन्वेंट, केवल जो कुलीनों की लड़कियां होती थी या तीसरे एस्टेट्स के जो धनी परिवार होती थी, धनी परिवार की जो लड़कियां होती थी वो ही कॉन्वेंट में स्टडी कर पाती थी। आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज्ड ए मैरिज फॉर देम, इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। वर्किंग वुमेन हैड आल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज, इसके अलावा वर्किंग वुमेन को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था। जो वर्किंग वुमेन्स होती थी उनको डोमेस्टिक कोरस में संलग्न रहना पड़ता था। दैट इज कुक, फैच वाटर, क्यू अप फॉर ब्रेड एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। उनको ये काम करना पड़ता था। जो वर्किंग वुमेन्स होती थी उनको अपनी फैमिली की देखभाल करनी पड़ती थी, जिसमें खाना बनाना, फैच वाटर, पानी लाना, और इसके अलावा क्यू अप फॉर ब्रेड, ब्रेड के लिए लाइन में लगना, एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, और इसके अलावा बच्चों की देख रेख करना, ये उसके काम होते थे। देयर वेजेज वर लोअर देन दोज ऑफ मेन,
मेन की अपेक्षा उनकी जो वेज होती थी वो कम होती थी. इन ऑर्डर टू डिस्कस and voice their interest, women started their own political clubs and newspapers. महिलाओं ने अपने हितों की रक्षा करने के लिए और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के जो पॉलिटिकल क्लब्स थे, न्यूज़पेपर्स थे, वो शुरू किए. About 60 women's club came up in different French cities. फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 610 60 वुमेन्स क्लब, लगभग 60 क्लब जो है वो अस्तित्व में आ गए. द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम. उनमें द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन सबसे फेमस क्लब था. महिलाओं ने जो क्लब बनाए थे, अपने जो ऑन पॉलिटिकल क्लब्स का उन्होंने फॉर्मेशन किया था, उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो था वो था द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम. वन ऑफ देयर main demands was that women enjoy the same political rights as men. उनकी एक प्रमुख डिमांड ये थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान क्या दिए जाए, पॉलिटिकल राइट्स. पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार उनको भी प्राप्त होने चाहिए. वुमेन वर disappointed that the constitutions of 1791 reduced them to passive citizens. और इसके अलावा महिलाएं इस बात से भी निराश हुई कि 1791 के कॉन्स्टिट्यूशंस में उन्हें पैसिव सिटीजन्स का दर्जा दिया गया था. पैसिव सिटीजन्स का मतलब है निष्क्रिय नागरिक. 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशंस बनाया गया था उसमें महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था, तो उससे भी वो डिसअपॉइंटेड थी. दे डिमांडेड द राइट टू वोट. उन्होंने मताधिकार मांगा. टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली, असेंबली के चुने जाने के लिए. एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिसेस. तो उन्होंने वुमेन्स ने जो है एक तो मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने और राजनीतिक पदों की मांग उन्होंने रखी कि राजनीतिक पद भी उनको दिए जाए. ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट. उनका मानना था कि नई सरकार में उनके हितों का रिप्रेजेंट हो पाएगा, उनका प्रतिनिधित्व हो पाएगा, उनको ये होप थी. इन द अर्ली ईयर्स, प्रारंभिक वर्षों में, द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज दैट हेल्प्ड इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन. प्रारंभिक वर्षों में रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ लॉ को लागू किए. टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स, स्कूलिंग वाज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स. सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही साथ सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को कंपल्सरी किया गया, सभी गर्ल्स के लिए कंपल्सरी किया गया. स्कूल एजुकेशन, देयर फादर्स कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल. अब फादर उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ मैरिज के लिए फोर्स नहीं कर सकते थे. Marriage was made into a contract entered into freely and registered under civil law. मैरिज को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका रजिस्ट्रेशंस किया जाने लगा. तो शादी के पहले जो है वो रजिस्ट्रेशंस जरूरी होता था और इसको जो है कॉन्ट्रैक्ट
स्वैच्छिक कॉन्ट्रैक्ट जो है इसको माना गया, यानी स्वैच्छिक अनुबंध इसको माना गया और इसके लिए रजिस्ट्रेशंस होना जरूरी होता था। डाइवोर्स वाज मेड लीगल, इसके अलावा डाइवोर्स को कानूनी रूप दिया गया, डाइवोर्स को जो है लीगल माना गया एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ वोमेन एंड मैन, और मैन और वोमेन दोनों को ही जो है इसका अप्लाई करने का अधिकार दिया। कोई भी जो है अप्लाई कर सकता था डाइवोर्स के लिए, मैन एंड वोमेन। वोमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, अब महिलाएं जो है वो जॉब्स के लिए ट्रेन होने लगी, यानी वो प्रशिक्षण ले सकती थी, यानी जॉब्स के लिए वो ट्रेनिंग कर सकती थी। कुड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेसेस, इसके अलावा कलाकार बन सकती थी, छोटे मोटे व्यवसाय भी चला सकती थी। वोमेन्स स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यूड, लेकिन फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए वोमेन्स का जो संघर्ष था, जो स्ट्रगल था, वो जारी रहा। ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर, टेरर के दौरान, आतंक राज के दौरान, द न्यू गवर्नमेंट इश्यूड लॉज ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वोमेन्स क्लब्स। आतंक राज के दौरान जो सरकार बनी थी, उस गवर्नमेंट ने महिला क्लबों को बंद करने का नियम लागू किया, वोमेन्स क्लब को क्लोज करने का उन्होंने ऑर्डर किया एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज, जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी उसको बैन किया। मैनी प्रोमिनेंट वोमेन वर अरेस्टेड एंड नंबर ऑफ देम एक्सक्यूटेड, और इसके अलावा जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया और उनमें से कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया, एक्सक्यूटेड कर दिया गया। Women's movements for voting rights and equal wages continued though the next 200 years in many countries of the world. एक तो वोटिंग राइट्स के लिए, मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। The fight for the vote was carried out through an international suffrage movement during the late 19th and early 20th century. मताधिकार का संघर्ष 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ तक इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट के जरिए जारी रहा। The example of the political activities of French women during the revolutionary years was kept alive as an inspiring memory. क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। It was finally in 1946 that women in France won the right to vote, और अंततः सन 1946 में 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया, यानी उन्होंने जो है द राइट टू वोट प्राप्त कर लिया। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में हमने हिस्ट्री पार्ट के अंदर जिन टॉपिक्स का हमने स्टडी किया है, वो टॉपिक थे हमारे राइन ऑफ टेरर, आतंक राज, डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, डायरेक्टरी शासित फ्रांस, डिड वोमेन हैव रिवॉल्यूशंस, क्या महिलाओं के लिए भी रिवॉल्यूशंस हुई थी, वो हमने देखा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारा जो टॉपिक होगा नेक्स्ट क्लास में वो होगा द एबोलिशंस ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी का किस प्रकार एबोलिशंस होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।